गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत है 365 जीके प्रैक्टिस के आज के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। इस वीडियो में हम आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स को जानेंगे और उनसे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी कवर करेंगे। इस तरह के करंट अफेयर्स के वीडियोस आपके एसएससी, आरआरबी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज के डेट में क्या खासियत है आइए जान लेते हैं। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे या विश्व हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन 2006 से मनाया जा रहा है और इसे विश्व में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है। लेकिन ये नेशनल हिंदी डे या राष्ट्रीय हिंदी दिवस से अलग है, जो कि 14 सितंबर को हमारे देश में मनाया जाता है। अब जल्दी से जनवरी के 1 तारीख से लेकर अब तक जो स्पेशल दिन मनाए गए हैं उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया जाता है। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 4 जनवरी को वर्ल्ड बरेल डे मनाया जाता है। 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। 7 जनवरी को ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। 8 जनवरी को अर्थ्स रोटेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है और 9 जनवरी को एनआरआई डे या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर। Which entity recently unveiled its refreshed brand identity known as the Fortuna Wave? ये बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बैंकिंग एक्सपीरियंस ध्यान से सुने और अच्छे से नोट करें। आपको बताना है हाल ही में किस संस्था ने द फॉर्चूना वेव नामक अपनी नई ब्रांड पहचान पेश की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही जवाब है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने अपनी नई ब्रांड आइडेंटिटी द फॉर्चूना वेव लॉन्च किया है। इस नई ब्रांड आइडेंटिटी से बैंक के मॉडर्नाइजेशन और फ्यूचर रेडीनेस का पता चलता है। अब फेडरल बैंक से रिलेटेड कुछ और करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हाल ही में ब्लैकस्टोन ने फेडरल बैंक में 6,200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का अप्रूवल लिया है। इससे ब्लैकस्टोन को फेडरल बैंक में 9.99% स्टेक्स मिलेगा। ब्लैकस्टोन दुनिया का सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर है। ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर मतलब एक ऐसी कंपनी जो नॉन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जैसे प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करती है। और जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जैसे स्टॉक्स या बॉन्ड्स पर फोकस करती है उसे केवल एसेट मैनेजर कहा जाता है। और ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है। फेडरल बैंक से रिलेटेड अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यह है कि इन्होंने अपनी नई कल्चरल इनिशिएटिव भारत सूरतोत्सव लॉन्च किया है। ये इनिशिएटिव चेन्नई में शुरू की गई है। फेडरल बैंक ने फिनटेक पार्टनर्स M2P या मिनीकासु पे के साथ मिलकर ई कॉमर्स कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सोल्यूशन लॉन्च किया है। ये भारत का पहला बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम है ई कॉमर्स कार्ड पेमेंट्स के लिए। स्केपिया और फेडरल बैंक ने मिलकर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड में यूपीआई पेमेंट और ट्रैवल रिलेटेड फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा फेडरल बैंक ने अभिनेत्री विद्या बालन को अपनी पहली ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब फेडरल बैंक से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। फेडरल बैंक लिमिटेड एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 को ट्रावनकोर फेडरल बैंक लिमिटेड के नाम से हुई थी। दिसंबर 1949 में बैंक का नाम बदलकर फेडरल बैंक लिमिटेड रखा गया और जुलाई 1970 में ये एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बन गया। इसके हेडक्वार्टर्स केरल के कोची में स्थित है। फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं केवीएस मेनियन और इनका टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। As of November 2025, what percentage of Indian Railways broad gauge network has been electrified? अरे रेलवे वालों जरा ध्यान लगा लो। बताइए नवंबर 2025 तक भारतीय रेल के ब्रॉडगेज नेटवर्क का कितना प्रतिशत इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। इसका सही जवाब है 99.2%। इंडियन रेलवेज ने अपने ब्रॉडगेज नेटवर्क के 99.2% का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर लिया है। नवंबर 2025 तक 70,000 रेलवे किलोमीटर्स में से 69,427 रेलवे किलोमीटर्स इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। 25 राज्यों में रेलवे नेटवर्क 100% इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। सिर्फ 5 राज्यों राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और गोवा में 574 किलोमीटर्स का नॉन इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक बचा हुआ है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन डीजल के मुकाबले लगभग 70% सस्ता है और इससे कार्बन एमिशन, एयर पोल्यूशन और फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस कम होती है। भारत में 3 तरह के रेलवे ट्रैक्स लगे हैं, ब्रॉडगेज, मीटर गेज और नैरो गेज। भारत में सबसे ज़्यादा ब्रॉडगेज लगा हुआ है। भारत में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की शुरुआत 1925 में हुई थी। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला हार्बर के बीच चली थी।
बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस का नाम 1996 में बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस किया गया था। 2004 में यूनेस्को ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। ये दुनिया का एकमात्र रेलवे स्टेशन है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा इंडियन रेलवेज के 3 और साइट्स हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, तमिलनाडु का नीलगिरी माउंटेन रेलवे और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच कलका शिमला रेलवे। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और चुन चुन के इस वीडियो में एक कनेक्टेड तरीके से लाया गया है। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, AK बाला सुब्रमण्यन। AK बाला सुब्रमण्यन ने एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB के चेयरमैन का चार्ज संभाला है। उनकी नियुक्ति PM मोदी के नेतृत्व में अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने किया है। AERB भारत की सबसे बड़ी न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी संस्था है। AK बाला सुब्रमण्यन का टेन्योर 3 साल का होगा। उन्होंने DK शुक्ला को सक्सीड किया है। AERB का हेडक्वार्टर्स मुंबई में स्थित है। अब 2025 से 26 के टॉप 10 लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स को भी एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 5 जनवरी को HSBC प्राइवेट बैंक ने इदा लियू को CEO के पद के लिए नियुक्त किया है। 7 जनवरी को जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने एस प्रकाश को हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का CEO बनाया है। रमेश कुमार जुनेजा ने काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन का पद संभाला है। सदानंद दाते को महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP और पुलिस चीफ नियुक्त किया गया है। सोमेन सेन, जो पहले मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्हें केरला हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। संगम कुमार साहू, जो पहले उड़ीसा हाईकोर्ट के जज थे, उन्हें पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। रेवती प्रशांत मोइते देरे को मेघालय हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, जो पहले बॉम्बे हाईकोर्ट की जज थी। ये 3 चीफ जस्टिसेस के अपॉइंटमेंट्स को हमने 6 जनवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो में काफी डिटेल में कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि हर वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ पढ़ाने की कोशिश किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल का चार्ज राकेश अग्रवाल को दिया गया है। यह नियुक्ति मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया है। अनु गर्ग ओडिशा की पहली महिला सेक्रेटरी बनी है। PNB हाउसिंग फाइनेंस ने अजय कुमार शुक्ला को MD एंड CEO के पद के लिए नियुक्त किया है। अगला सवाल देखते हैं। द वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? वांगचू जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर और इसका सही जवाब है भूटान। अदानी ग्रुप ने भूटान में 570 मेगावाट्स का वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये 570 मेगावाट्स का रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भूटान के चुका डिस्ट्रिक्ट में वांगचू नदी पर बन रहा है। वांगचू नदी को भारत में राइदाक नदी भी कहा जाता है। यह ब्रह्मपुत्र नदी की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन होता है छेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। प्रोजेक्ट को वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड डेवलप कर रही है। ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसमें जॉइंट वेंचर पार्टनर्स हैं अदानी पावर लिमिटेड इंडिया और दुर्ग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन भूटान। ये प्रोजेक्ट बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पर इंप्लीमेंट होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। Which of the following is set to become India's first biohappy district? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बायोहैप्पी जिला बनने जा रहा है? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश का केई पनियोर डिस्ट्रिक्ट। केई पनियोर भारत का पहला बायोहैप्पी डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है एग्रो बायोडाइवर्सिटी का उपयोग करके लाइवलीहुड और ह्यूमन हेल्थ को बेहतर बनाना। ये प्रोजेक्ट MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के नेतृत्व में चल रहा है। केई पनियोर अरुणाचल प्रदेश का 26वां डिस्ट्रिक्ट है। यह डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल इनॉग्रेशन 1 मार्च 2024 को हुआ था। यह डिस्ट्रिक्ट लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया है। अब अरुणाचल प्रदेश में टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, CM है पेमा खंडू और गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक। अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा में 2 सीट्स हैं और राज्यसभा में है 1 सीट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which state has launched India's first dedicated deep tech startup policy? भारत का पहला समर्पित डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किस राज्य ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने इंडिया की पहली डेडिकेटेड डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया है। इस पॉलिसी का नाम है तमिलनाडु डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी 2025-26। इसका उद्देश्य है एडवांस रिसर्च को कमर्शियल सॉल्यूशंस में बदलना। फोकस एरियाज में है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी। पॉलिसी को तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने लॉन्च किया है। यह लॉन्च यूमैजिन टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस का चौथा एडिशन में हुआ है। यूमैजिन तमिलनाडु का फ्लैगशिप टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है। अब बात करते हैं तमिलनाडु के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। दिसंबर 2025 में तमिलनाडु को 5 प्रोडक्ट्स के लिए नए जीआई टैग मिले हैं। जीआई टैग पाने वाले प्रोडक्ट्स हैं वुरायूर सारी, कविंदपादी जगड़ी, नमक्कल कुकवेयर, थुयामली राइस, अम्बा समुद्रम टॉयज। इनके साथ तमिलनाडु के कुल जीआई टैग प्रोडक्ट्स की संख्या 74 हो गई है। तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु ऑटर कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम कावेरी नदी बेसिन में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य है ऑटर्स के संरक्षण करना। तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई है। गवर्नर है आर.एन. रवि। लोकसभा में 39 सीट्स है और राज्यसभा में है 18 सीट्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who became the youngest Arab to summit Mount Vinson in Antarctica? अंटार्कटिका में माउंट विंसन पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की अरब माउंटेनर कौन बनी? इसका सही आंसर है फतिमा अब्दुल रहमान अल अवधी। फतिमा अब्दुल रहमान अल अवधी एक 18 साल की अरब माउंटेनर है जिसने माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है। इस अचीवमेंट के साथ वो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की अरब बन गई है। माउंट विंसन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची माउंटेन है जिसकी ऊंचाई लगभग 4892 मीटर्स है और ये एल्सवर्थ माउंटेन्स में स्थित है। माउंट विंसन 7 समिट्स चैलेंज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका मतलब है हर कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची माउंटेन पर चढ़ाई करना। इससे पहले फतिमा ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई सिर्फ 17 साल की उम्र में कर चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंखुड़ी पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? पंखुड़ी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने पंखुड़ी पोर्टल का लॉन्च किया है। ये पोर्टल 8 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया है। पंखुड़ी एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और पार्टनरशिप फैसिलिटेशन के लिए बनाया गया है। इस पोर्टल पर गवर्नमेंट, सिटीजन्स, एनआरआईज, एनजीओज और कॉर्पोरेट्स एक साथ जुड़ेंगे। पोर्टल का फोकस एरियाज है न्यूट्रिशन, हेल्थ, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन और वुमेन एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं अन्नपूर्णा देवी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। The first phase of All India Tiger Estimation 2026 began in which wildlife sanctuary? All India Tiger Estimation 2026 का पहला चरण किस वाइल्ड सेंचुरी में शुरू हुआ है? इसका सही जवाब है थनथाई पेरियार वाइल्ड सेंचुरी। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 का पहला फेज 6 जनवरी 2026 को शुरू हुआ है। थनथाई पेरियार वाइल्ड सेंचुरी तमिलनाडु के इरोड फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर आता है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन हर 4 साल में एक बार होता है। इस प्रोसेस की पूरी देखरेख नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करता है। एनटीसीए का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और एनटीसीए के चेयरपर्सन है भूपेंद्र यादव जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी है। एनटीसीए का गठन दिसंबर 2005 में किया गया था और इसे 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अमेंडमेंट के बाद ऑपरेशनल बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? मिशन सुदर्शन चक्र किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड। भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। ये एक नेशनल डिफेंस प्रोग्राम है जिसका मुख्य उद्देश्य है एक मजबूत और मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड बनाना। इस मिशन का मेन फोकस है होस्टाइल ड्रोन्स, मिसाइल्स और फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे एरियल थ्रेट्स को इफेक्टिवली काउंटर करना। मिशन सुदर्शन चक्र का टारगेट है 2035 तक एयर डिफेंस शील्ड को पूरी तरह ऑपरेशनल बनाना। ये एक लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम होगा जिसमें 3 स्तरों पर सुरक्षा दी जाएगी: लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन, शॉर्ट रेंज डिफेंस और पॉइंट डिफेंस। इसके साथ इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलकर ज्वाइंट काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड डेवलप कर रहे हैं जिसका उद्देश्य है सिर्फ ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को डिटेक्ट करके ट्रैक और न्यूट्रलाइज करना। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपको टॉप करंट अफेयर्स पर एक क्विक अंडरस्टैंडिंग मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, हाइप और शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।